ओके, तो चैप्टर 1, ओके, 12th स्टैंडर्ड के लिए ये फर्स्ट चैप्टर, बेसिक चैप्टर ऑफ कोर्स कहा जाता है, बट इस चैप्टर का कोई ना कोई रिलेशन आप 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। जितना आप उसको कनेक्ट कर पाओगे उतना आपको ज्यादा पता चलेगा, उतना आपको ज्यादा मजा आएगा। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझाता है कि क्या होता है बेसिक चार्ज। तो चार्ज को समझने के लिए इट इज कंसिडर एज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो हमें यहाँ पे ऐसा समझाया जाता है कि फंडामेंट कोई भी पार्टिकल आप ले लो, तो पार्टिकल मेड अप विद दैट एटम्स मॉलिक्यूल्स, ओके, वो किससे बनता है? तो फिर बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर आप सबसे पहले बेसिक डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब होता है अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट विच पजेस मास। और वहां से आपकी कहानी शुरू होती है कि अगर कोई एक पार्टिकल है जो मास पजेस करता है, अगर मान लो आपने ऐसे दो पार्टिकल बाजू बाजू में रख दिए विच हैव द मास m1 एंड m2, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, जो आप कुछ ऐसे पढ़ चुके हो। That force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. अब ये जो फोर्स आपने पढ़ा हुआ है वो याद दिलाता है 11th में चैप्टर 8 का, जहां पे आप जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर ऐसा कहते थे, जिसको कहते थे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब कोई भी पार्टिकल आपने ले लिया, दैट पार्टिकल possess mass m1 and m2, distance between them that is r1 r2, yeah sorry, distance r, तो force directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of the distance। अब जैसे मैंने पार्टिकल कहा, पार्टिकल का मास है, तो पार्टिकल बनता तो चार्ज से ही है। तो जिस तरह से हर एक पार्टिकल का मास है, उसी तरह से उसका बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो एक चार्ज भी है। तो वहां पे ऑब्जर्व किया गया कि अगर आपने दो मासी पार्टिकल दैट वी कंसीडर एज इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन को बाजू बाजू में रखा, तो एज पर द ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, एट द सेम टाइम वहां पे एक रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा था। तो वहां से पता चला कि अट्रैक्टिव फोर्स के पीछे का रीजन मास है, और रिपल्सिव फोर्स के पीछे का रीजन इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो हमारा इस चैप्टर का मेन फंडा है। तो वहां पे ऐसा कहा जा सकता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इट साउंड्स सिमिलर टू दिस। यहाँ पे मास का कॉन्सेप्ट लिया, यहाँ पे आपने चार्ज का कॉन्सेप्ट लिया। यहाँ पे आप एफ प्रोपोर्शनलिटी हटाकर एक कूलम कांस्टेंट ऐसा कह सकते हैं, ताकि ये जो लॉ है वो कूलम ने दिया था। सो दैट के इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह दो, के को आप कूलम कांस्टेंट कह दो, दोनों ही नाम वैलिड है। पर यहाँ पे हर एक के मतलब पता होने चाहिए। एफ स्टैंड फॉर फोर्स, Q1 Q2 स्टैंड फॉर चार्जेस एंड आर स्टैंड फॉर द डिस्टेंस। अगर आपको इतना पता है, तो आप यहाँ पे उसके छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। कैसे, किस टाइप के? तो कि जैसे ही हम ऐसा 11 से पढ़ चुके कि ये मैंने आपके सामने एक नया फोर्स का फॉर्मूला रखा। इस फोर्स को मैं नाम देता हूँ इलेक्ट्रिकल फोर्स, या तो आप कहेंगे कुलम्बियन फोर्स। कुलम साइंटिस्ट का नाम है, ओके, जिसने चार्जेस के बारे में आपको आइडिया दिया, इस फोर्स के बारे में आइडिया दिया। पर जैसे हम कहते हैं चार्ज दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? यस एनीवन? अट्रैक्शन। एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और दो पॉजिटिव हो चाहे दो नेगेटिव हो, उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट? अब देखो, जब भी कोई पार्टिकल हो तो एक साथ दो फोर्सेस कैसे हो सकते हैं, एट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी? क्यों नहीं हो सकते? याद करिए कि आप घर में होते हैं, पर पूरा दिन अगर घर में होते हैं, वैसे मम्मी, आप घर पे हो तो मम्मी बहुत खुश होती है कि यार मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। पर पूरा दिन अगर आप उसके साथ रहते हो, तो वो भी थोड़ा सा इरिटेट होती है कि क्या यार पूरा दिन साथ साथ रहते हो। अगर आप 2 दिन कहीं बाहर जाओ, तो मम्मी आपको बहुत मिस करते कि यार किधर हो तुम, ओके। बट उसी के साथ अगर आप पूरा दिन मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मम्मी से ऐसे चिपके ही रहते हैं, तो मम्मी इरिटेट होती रहती है
कि क्या यार पूरा दिन, मतलब क्या, क्योंकि पूरा दिन साथ होने की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स फेल हुआ। बट बच्चे हैं, ओके। अगर मान लो एक दो दिन कहीं बाहर चले गए या तो कुछ ऐसा हुआ, तो उस वजह से उसको मिस करते हैं, और जैसे ही वो वापस आते हैं तो दे फील ग्रेट अट्रैक्टिव फोर्स। तो वही माँ है, वही बच्चा है। कभी वही माँ चिल्लाती थी, कभी वही माँ जो है वो प्यार बरसाती है। तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा, रिपल्सिव फोर्स भी लगा। क्यों, कैसे, किस सिचुएशन में? एक बहुत कॉमन सी बात है। अप टू सर्टेन लेवल तक उसका एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं मास, जिसकी वजह से उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा। दूसरा है जिसको आप कहते हैं चार्ज, जिसकी वजह से वहां पे रिपल्सिव फोर्स लगा। ओके। तो यहाँ पे ऑलवेज मास की वजह, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ना, वो ऑलवेज आपको अट्रैक्टिव फोर्स देता था। पर चार्ज में ऐसा हो सकता है, सेम चार्ज हो तो रिपल्सिव, ऑपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब जैसे ही ये यहाँ पे नया फोर्स आया, तो नए चार्ज, मतलब नई भी कोई भी क्वांटिटी आती है तो हम ऐसा कहते हैं हर नई क्वांटिटी के बाल बच्चे होते हैं, यानी उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही है। अगर मैं यहाँ पे के को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊं और के का यूनिट पूछूं, तो क्या के इज इक्वल्स टू हम एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ऐसा बना सकते हैं? तो हाँ, जरूर बना सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। हाँ, बरोबर है। बट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको एकदम बेस लेवल पे समझते जाएंगे। इसको अलग अलग फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, जूल भी हो सकता है। तो जूल इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्यों, तो कूलम इज इक्वल्स टू IT, एम्पियर स्क्वायर एम्पियर इंटू सेकंड भी कह सकते हैं। तो फंडा क्या है, एक ही यूनिट नहीं है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपको उसके अलग अलग कन्वर्जन्स पता चल सकते हैं, अगर आपने 11th में सही तरीके से उन चीजों को पढ़ा हो तो। जैसे कि फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन है, बट फोर्स इंटू डिस्टेंस जूल है। तो इसी को थोड़े नॉन ट्रेडिशनल वे से ऐसा भी कहा जा सकता है, जूल मीटर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर को जूल कह दिया। अब जूल यानी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, तो उसके हिसाब से उसका यूनिट जो है वो कैसे बन सकता है, तो कि वो भी शायद आपने बनाया हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए वो काम करता है कुछ इस तरह से कि जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये जूल का कन्वर्जन है, इंटू मीटर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब इस पूरे को कंबाइंड करो और डायमेंशनल फॉर्मूला पे फोकस करो कि m कितनी पावर m, m यानी मास, तो m1 आया, L2 और 1 दैट्स L3, t दैट्स टाइम, सेकंड स्क्वायर तो वो बना t रेज टू -4 एंड a रेज टू -2। तो ये हुआ एक तरीका लिखने का या तो उसको देखने का। बट समटाइम्स दे आस्क टेक चार्ज एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कूलम का एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर किया ना, वो ना करो और डायमेंशनल फॉर्मूला को चार्ज के टर्म में लो, तो कैसे लिखा जाएगा? तो क्या m1 L3, यहाँ से a-2 हटाकर q-2 लेना है। पर एम्पियर और सेकंड भी तो साथ साथ जाने चाहिए, तो ही चार्ज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एम्पियर में से -2 जाएगा तो टाइम में से भी -2 जाएगा, यहाँ पे -2 रहेगा, और आप कह सकते हो q-2। आई बात समझ में? ओके। तो जब भी लेक्चर अटेंड करते हो, अगर आप सिर्फ इफ यू जस्ट बी ए लिसनर ओनली, तो फिजिक्स तो आपसे बहुत दूर रहेगा। सो देयर इज नो नीड टू बी ए जस्ट गुड लिसनर। बैठे हो बस सुन रहे हो, हाँ हाँ ऐसा चल रहा है, तो ये तो जस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद अभी 11 बज रहा है, 11:30 बजे भी आपको याद नहीं होगा कि ये मैंने क्या लिखा था। तो अगर आधे घंटे के बाद भी अगर याद नहीं रह सकता है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये आपको एग्जाम के टाइम पे याद आएगा। याद कब आएगा? जब आपने आपकी नोटबुक में लिखा होगा। क्लास वर्क हो, कोई एक बुक मेंटेन करो,
जिसमें फिजिक्स की ही बातें लिखो। ओके, बट सम पीपल, ये बहुत बेसिक सी बात होती है फिर भी बतानी पड़ती है, बिकॉज आई हैव सीन एक ही बुक के अंदर फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी। क्यों? तो फिर 9th 10th में ऐसा करते हैं, उसके बाद उसका फेयर बुक बनाते थे। 11th 12th में सभी फेयर होता है। ओके, या तो सब कुछ रफ होता है, तो सब कुछ रफ मत करो। ओके, जो भी करो वो फेयर ही करो। बट ये जो छोटी 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 बातें होती है वो ड्यूरिंग लेक्चर पता चलती है, और इसी में से छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि ये एमसीक्यू कहाँ पूछा जाएगा, बोर्ड्स में, नीट में, गुजकेड में, एडवांस। अरे भाई, फिजिक्स है, उसका कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फॉर्म में यूज हो जाए तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। बट स्टूडेंट्स को अलग तरीके से प्रोपेगेट करके बताया जाता है, ताकि ये नीट है, ये जेई, अरे वो एग्जाम का नाम है, वो अलग टाइप का फिजिक्स नहीं है। ओके, और इसी बात को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको साफ करते करते हमें टाइम लग जाता है कि हेलो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। इसका फिजिक्स उसका फिजिक्स ऐसा नहीं होता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक फंडा। तो अलग 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 यूनिट्स लिखे हुए होने चाहिए, अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला का आइडिया होना चाहिए। आइडिया फॉर्म तभी होता है जब आप लिखते हो और लिखने के बाद उसको लर्न करते हो। बिना लर्निंग के तो कुछ काम ही नहीं है, ताकि लर्न करके एग्जाम तो देनी है। एंड इफ यू वांट टू गिव एग्जाम, इफ यू वांट टू डू एक्सेल इन एग्जाम, तो लर्न तो करना ही पड़ेगा। इफ यू से दैट नहीं, वो लर्न कैसे करें? अरे लर्न लिख कर करेंगे, नहीं पर वो लिखने में टाइम ज्यादा जाता है, तो ठीक है, तो मार्क्स के बारे में भूल जाओ। नहीं, मार्क्स तो चाहिए तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो हर एक का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, अगर आप उसको समझ पाते हो तो जस्ट ट्राई टू बी फर्म विद द वन थिंग। मार्क्स चाहिए, यस, तो लिखना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट। टाइम ये वो देखो, आपके पास और कुछ काम नहीं है, एक्सेप्ट इट। ओके, आपको सिर्फ पढ़ना है, एक्सेप्ट इट। जो भी टाइम है वो इसी में लगाना है, उसको डिवाइड कर दो। रोज 1 घंटा एटलीस्ट फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स। बट अपना सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, इसलिए हम मिक्स कर देते हैं सब कुछ। अब इतना समझो, तो यहाँ पे के का एक प्रैक्टिकल वैल्यू दिया है जिसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो बोला मैंने एप्सिलॉन, ओके, इसको बोला जाता है कुछ इस तरह से, एप्सिलॉन। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, EPSILON, एप्सिलॉन। बट ये जो क्वांटिटी है इसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, maybe that might surprise you, but dimensional formula of epsilon naught पूछा गया था जेई मेंस में 2013 में। ओके, बट विद दैट सरप्राइज 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस गलत लिख कर आए थे। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला के क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स होते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स के बेसिक ही वीक होता है। वो करते काफी कुछ है, ढेर सारा सब कुछ कर देते, ये पढ़ा वो पढ़ा। ओके, बट बेसिक्स जो है उसी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आते हैं, और एग्जाम में वही पूछा जाता है। यू कैन सी दैट के एंड एप्सिलॉन नॉट इन द इनवर्स रिलेशन। तो जो के का यूनिट है उसी का उल्टा यहाँ पे बनेगा, तो इसको आप फोर्स के साथ भी ले लेते हैं तो भी आपका काम है। जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ऐसा लिखा जाता है। तो ये एक एनसीईआरटी का फंडा है। एनसीईआरटी वाले को मजा आता है ऐसा बड़ा बड़ा लिखने में, पर हमारा दिमाग जब भी ऐसा बड़ा बड़ा देखते हैं तो थोड़ा सा हिलने लगता है कि अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट है। तो हम उसको शॉर्ट फॉन्ट में लिखते हैं, इसकी जगह पे के लिखते हैं ताकि हमें फॉर्मेट छोटा दिखे। ओके, जब आप एनसीईआरटी के इलास्ट्रेशन ऑब्जर्व करोगे ना, तो फॉर्मूला यही लिखा होगा, पर जब वैल्यू लिखने की बारी आएगी तो वो इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, वो डायरेक्ट के का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 9 × 10⁻⁹। ओके, तो इट हैपेंड सो मेनी टाइम्स इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। दिखाने का कुछ, करने का कुछ।
ओके, तो उसी बात को भी आपको समझना पड़ता है, और इसको कहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपका एक नजरिया होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, या तो जो गाइड किया जाए उसको आपको प्रॉपरली सुनना चाहिए, तो आपकी बातें, आपका काम आसानी से हो सकता है। अब एप्सिलॉन नॉट को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो उसका यूनिट बन जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके हिसाब से ये कूलम स्क्वायर ही रखो, और न्यूटन का आप कर दो m1, L1 T-2 था तो वो बन जाएगा m1 L3 T-2। अब इसके हिसाब से मैंने इसको डायरेक्टली, इसको मैं कूलम स्क्वायर भी कह सकता हूँ, क्यू स्क्वायर भी कह सकता हूँ, तो डायरेक्टली मैंने इसको डायमेंशंस में कन्वर्ट किया। इसके अलग अलग यूनिट्स बना सकते हैं, इसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला बन सकता है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लिखा चार्ज के टर्म में, तो अगर आपने लिखा होगा तो आप कंपेयर कर सकते हो, जो के का डायमेंशनल था उससे ये पूरे की पूरी रेसिप्रोकल टाइप की वैल्यू मिली। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes. अब ये लिखा है, अगर ये समझा है तो अब आप आगे के कुछ कुछ पॉइंट समझ सकते हो कि हम जिसका ये डिस्कशंस करते हैं, जिसके ऊपर ये फोर्स, कोलंबियन फोर्स डिपेंड करता है, उस कोलंबियन फोर्स का स्टार्टिंग ऑफ कोर्स हम चार्ज से करेंगे। तो चार्ज इज अ बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, वो कोई भी मटेरियल की एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो हर जगह पे फैला हुआ है, आप मैं हर एक चीज चार्ज से बनी है। तो क्यों? क्योंकि हर एक चीज पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो आप आजू बाजू देखो, जो भी चीज मास पोजेस करेगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पोजेस करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा तो उसके अंदर चार्ज भी तो होगा। ओके, तो वो भी एक देखने का नजरिया होना चाहिए। चलो, अब वो देखा तो आपको आगे के कुछ कुछ पॉइंट्स पता चलते जाएंगे। हियर दे मेंशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या बनेगा। तो ये पढ़ने के लिए होता है, जो मैंने आई थिंक 11th में भी काफी बार कहा था, बट जो लोग 11th से हमारे साथ नहीं थे उसके लिए, कि फिजिक्स के अंदर कुछ कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, सम क्वेश्चंस जस्ट फॉर रीडिंग, पढ़ो मजे करो। पढ़ लिया एक बार? ओके, कुछ क्वेश्चंस पढ़ो, समझो कि उसमें क्या समझाया जाता है। समझ लिया? ओके, आगे बढ़ो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, पढ़ो, समझो, और ट्राई करो कि वहां पे क्या याद रखने जैसा है। और लास्ट में एक ऐसा आता है जिस क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो, ट्राई करो कि वो पूरा का पूरा प्रॉपरली लर्न कर सको, और उसको रिवाइज करते रहो। और आप लोगों को जनरली ये फोर्थ कैटेगरी के क्वेश्चन का ही काम होता है, ताकि वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, बट जनरल स्टूडेंट्स है वो पहले या दूसरे क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, एंड दे ऑलवेज स्ट्रगल विद दैट फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप क्वेश्चंस। यार इसमें क्या लर्न करें? अरे वो लर्न करने के क्वेश्चंस ही नहीं है, पढ़ने के क्वेश्चंस। पढ़ लिया, मोर देन इनफ, इट इज जस्ट लाइक इंफॉर्मेशंस। ओके, तो इंफॉर्मेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ पढ़ो, एंजॉय करो। ओके, चार्ज क्या है? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी, इंट्रिंसिक यानी बेसिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मास वगैरह बनता है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होता है तो उसको चार्ज कहते हैं, बेसिक पॉइंट है। ओके, उसको आप इलेक्ट्रॉन को ई, प्रोटॉन को पी, न्यूट्रॉन को एन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 ×-19 कूलम्ब लेते हैं। ओके, प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कंसीडर किया हुआ है, उससे मेरा मतलब ये है कि प्रोटॉन को नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ले लो तो फिजिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब हम छोटे थे तब से हमारे दिमाग में ये बात सेट की गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, इट्स समथिंग लाइक दैट, दिस हैंड राइट, दिस हैंड लेफ्ट, बेसिकली दिस इज हैंड्स। हाँ ऑब्वियस है, किसने बोला? क्यों किसने बोला? किसको हाथ कहते हैं? ऑब्वियस। मतलब किसने बोला आपको किसको हाथ कहेंगे? उसमें क्या बोलने की बात है? बचपन से पता है।
किसने तो बताया होगा, और पेरेंट्स ने। उसको किसने बताया? उसके पेरेंट्स ने। उसको, अरे क्या बात कर रहे हो, इसको हाथ कहते हैं, सिंपल सी बात है। पर अगर मान लो मैं इसको हाथ कहने के बजाय मैं इसका कुछ और नाम दे दूं, तो क्या इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा? नो। No. बॉडी पार्ट्स चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगा? नहीं, चेंज तो नहीं होगा। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि इसका नाम हाथ, नाम हाथ है, हैंड्स है। अगर मैं इसका कोई और भी नाम रख दूं, तो क्या इसकी, मान लो इसका नाम मैंने लेग रख दिया, पैर, लेग्स रख दी, तो क्या ये कहीं और आ जाएंगे? नो, हमने इसका नाम रखा हुआ है। आप इसका नाम चेंज कर दो तो बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जहाँ है जैसा है वही काम करेगा, उसका फंक्शनैलिटी वैसा ही रहेगा। ऐसा ही फिजिक्स कहता है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव हमने लिया हुआ है, ताकि जब एटम्स को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला वहां पे 3 टाइप के चार्जेस है, 3 टाइप के बेसिक पार्टिकल्स है, उसमें से 2 के ऊपर चार्ज है, तीसरा न्यूट्रल है। तीनों का नेचर, मतलब जो 2 थे उसका नेचर अलग अलग है, एक दूसरे से अलग है। अब अलग है तो बताने के लिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लिया, ओके, और उसके हिसाब से पूरा साइंस डिफाइन कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? सो इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी हैज अ नेगेटिव चार्ज, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम रब करते हैं कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसके ऊपर डिपॉजिट होगा तो दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो हमने ऐसा पढ़ा केमिस्ट्री में, Na+Cl-, ओके। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास बचेगा क्या? नेगेटिव तो जाने दिया तो बचा पॉजिटिव। गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ऐसा हमने याद रख लिया। तो ये समझाता है कि हर एक के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, तो कि उसने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन को आपने नेगेटिव समझा हुआ है, दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं कि कोई भी दो बॉडी को रब करेंगे, या तो उसको कांटेक्ट में लेकर आएंगे या तो उसको बिना कांटेक्ट में लाए भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग करना, ओके। इट इज समथिंग लाइक दैट कि हो सकता है कि इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, पर आपके दोस्त या आपके कोई रिलेटिव या तो आपका सेम एज ग्रुप के कोई आपके फ्रेंड आए एंड यू फील गुड, ओके, मतलब आप चार्ज अप हो गए। कैसे चार्ज अप हो गए? तो समटाइम्स इट हैपन कि आपको मजा नहीं आ रहा है, आपने किसी के साथ बात किया, आप चार्ज अप हो गए, ओके। फील लिटिल बिट बोरिंग, और थोड़ा थकान थकान सा लग रहा था, या तो बहुत गर्मी लग रही थी, यू जस्ट टेक अ बाथ एंड यू फील चार्ज अप, ओके। कुछ मजा नहीं आ रहा था, म्यूजिक लगाया, डांस किया एंड यू चार्ज अप, ओके। तो अलग अलग तरीके से हमारा दिमाग जो है, मूड जो है वो चेंज होता है, ओके, ताकि हमें भी चार्जिंग की जरूरत होती है, ताकि हम भी तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो बने हैं। पर यहाँ पे हमें जो डिस्कशन करना है वो बेसिकली कंडक्टर्स के ऊपर, जो फिजिकल बॉडी के ऊपर जो चार्जेस है वो एक दूसरे को कैसे ट्रांसफर करता है, किस तरह से वो चार्ज गेन करता है, लूज करता है, हमें वो समझना है। ताकि अभी तक हमने कभी पढ़ाई में खुद को इन्वॉल्व ही नहीं किया हुआ है, ओके। हमने बस आजू बाजू से ऐसा ही पढ़ा हुआ है, ओके। तो हमारा जो पढ़ाई है उसका टाइप ही थोड़ा अलग था, पर ये 11th और 12th का फिजिक्स है वो उस टाइप को भी चैलेंज करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी चैलेंज करता है, और आपके पढ़ने के तौर तरीकों को भी चैलेंज करता है। और इसीलिए जो आप पढ़ते हो उसको बार बार पढ़ने का मन करता, क्यों यार? यार आज से 10 साल तक, 11 साल तक तो हम ऐसे नहीं पढ़ते थे, हम तो बस ऐसा है वैसा है ऐसा है, बस उसी में लगे रहते थे। तो ये तो समझाता है, आपके आजू बाजू देखो, फिजिक्स वहीं पे है, ओके। एंड यू हैव अ क्वेश्चन, यार अभी तक तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, आजू बाजू से क्या थोड़ी ना पढ़े होते हैं, पढ़ाई तो टेक्स्ट बुक से होती है। दिस इज द टाइम जो आपको समझाता है टेक्स्ट बुक के अलावा भी पढ़ाई होती है।
How will you show experimentally that there are only two kinds of electric charge and like charge is repel and unlike charge attract each other? बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ऐसा बताया गया, दिस इज अगेन फॉर द रेफरेंस, रीडिंग के लिए है, कि मान लो हम जब चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग दो तीन तरीके से होता है। उसमें से सबसे पहला हम इंट्रोड्यूस करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो बॉडी को रब करने से, स्पेसिफिक बॉडी को रब करने से एक चार्ज लूज करेगा और एक चार्ज गेन करेगा। नाउ इट्स नॉट लाइक दैट कि मान लो मैंने दो बॉडी मेरे सामने लिए, एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, दोनों को मैं रब करूंगा तो एक चार्ज लूज करेगा, एक चार्ज गेन करेगा। नो, नॉट नेसेसरी। कोई भी रैंडम बॉडी नहीं, हर एक स्पेसिफिक बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल, maybe your parents like to listen old songs, they feel good, okay, रात को शाम को उसको अच्छे गाने सुनने पसंद है, बट देयर टेस्ट इज डिफरेंट, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, दे फील चार्ज अप व्हेन दे लिसन दैट सॉन्ग्स। सेम सॉन्ग्स जब आप सुनते हो, यू फील बोर्ड, क्या यार गाना गा रहा है, क्यों? गाना तो वही का वही है, एक को मजा आया, एक को मजा नहीं आया, अलग तरीका है चार्ज होने का। तो यहाँ पे भी वही समझाते हैं कि हर कोई बॉडी दूसरे को चार्ज नहीं कर सकता है, स्पेसिफिक बॉडी को चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बताया कि अगर हम उसको सिंपल तरीके से देखें तो एक छोटा सा आइडिया लगा ले, आप याद रख लो GPS, यानी क्या? तो कि अगर मैं एक ग्लास रॉड ले लूं और उसको मैं सिल्क के मटेरियल के साथ रब करूं तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई ग्लास रॉड का ऐसा प्रॉपर्टी है, जब आप सिल्क के साथ रब करो तो फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब इन अदर वे, अगर आपने एक प्लास्टिक रॉड लिया, उसको फर के साथ आपने रब किया तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज बना। क्यों ऐसा? क्योंकि जब प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब किया तो प्लास्टिक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, उससे पहले फर ने लूज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड पे ज्यादा आ गए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ग्लास रॉड और सिल्क में ऐसा होता है कि इन दोनों के मटेरियल में ग्लास रॉड इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जब इस पैर में ऐसा होता है कि प्लास्टिक रॉड इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता है, ताकि ग्लास और प्लास्टिक अलग अलग मटेरियल है। पर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ही ये ऐसा बिहेवियर करता है, प्लास्टिक रॉड फर के साथ रब करेंगे तो ही ये ऐसा बिहेव करता है। तो ये एक स्पेसिफिक बात है, उसको आपको बड़ा प्रोस्पेक्ट में समझना चाहिए। अब क्या किया? तो क्या ग्लास रॉड लिया विच इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा भी एक ग्लास रॉड लिया विच इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, मतलब सिल्क के साथ रब करके दो ग्लास रॉड आपने लिए, दोनों को आपने बाजू बाजू में लिया एंड दे रिपेल ईच अदर। सेम थिंग वे अप्लाई फॉर टू प्लास्टिक रॉड्स, दे ऑल्सो रिपेल ईच अदर। और प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करके लिया था, फर या रूल जो भी कहना चाहो, और प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड को बाजू बाजू में लेकर आए तो उसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इससे पता चला सेम चार्ज हो तो रिपेल करता है, ऑपोजिट चार्ज हो तो वो, सॉरी, सेम चार्ज हो तो अट्रैक्ट करेगा और ऑपोजिट चार्ज रिपेल करेगा। नहीं, सेम चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव वो रिपेल करता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, तो उसके हिसाब से पता चलता है कि भाई दो ही टाइप के चार्जेस है वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे आता है दूसरा, कि जब हमने ग्लास रॉड को प्लास्टिक के साथ रब किया और उसका चार्जिंग हुआ, पर ये एक नई बात बताता है जिसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी क्या? तो हाउ टू मेटल स्फीयर्स कैन बी अपोजिटली चार्ज बाय इंडक्शन, मतलब ऐसा कि अब आप उसको रब नहीं करेंगे फिर भी वो चार्ज अप हो जाता है, समथिंग लाइक दैट।
कि कुछ कुछ लोग चार्ज अप होते हैं, उसका बालों का स्टाइल, उसका कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके स्पेक्ट्स का स्टाइल, वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है। और वो जहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, वो हो सकता है आप इंस्टाग्राम में जहाँ पे फॉलो करते हैं, ओके, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, उसका कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके बालों का, उसके चश्मे का, या तो व्हाट एवर एनी काइंड ऑफ स्टाइल यू एक्सेप्ट इट। ओके, तो कहाँ से मिला? तो क्या आप सोशल मीडिया पे उसको फॉलो करते थे, आपने उसका टेस्ट स्टाइल देखा एंड यू लाइक इट, पर उसने आपको आके पर्सनली तो नहीं कहा ना कि भाई ऐसा करो, मतलब उसके कांटेक्ट में नहीं आए, आपका उसका रोज का इंटरेक्शन नहीं था, फिर भी आप चार्ज अप हुए। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो वन वे यू कैन से दैट आप इन्फ्लुएंस हुए, सो इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि वहां पे चार्ज को आपने इंड्यूस किया। ओके, कैसे? तो क्या इंड्यूस किया मतलब कैसे? तो कि भाई यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात एक फिगर के साथ समझाते हैं, और ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना, ये एक तरीका है, आगे एक और तरीका भी दिया जाएगा। कि मान लो हमने दो स्फीयर लिए, दोनों चार्ज लेस थे, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, सॉरी चार्ज लेस नहीं कह सकते, पर इसको हम कहते हैं न्यूट्रल स्फीयर था। तो दोनों ही वर्ड अपने को क्लियर होने चाहिए, चार्ज लेस यानी कोई भी चार्ज ना हो, न्यूट्रल यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्ज थे। तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल स्फीयर लिया, जैसे हमारा बॉडी एट एनी मोमेंट इट्स ए न्यूट्रल बॉडी। जैसे कि अभी ये फोन है, तो इसके ऊपर भी चार्ज है, ये भी चार्ज से बना हुआ है, पर इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल चार्ज मतलब क्या? तो कि कोई एक्सेसिव पॉजिटिव या एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर वो होता तो कुछ वो अलग तरीके से बिहेव करता। याद करिए आपने, इफ योर हेयर इज वॉश, ओके, एंड इफ यू जस्ट टेक एज ए प्लास्टिक स्केल, तो प्लास्टिक स्केल इस बाल को अट्रैक्ट करता है, कभी एक्सपीरियंस किया हो तो। टेक है, आपने शायद उसका पेंसिल का जो पार्ट आता है, वुडन छोटा सा पार्ट होता है, जब आपने उसको शार्पन किया और उसका छोटा सा पार्ट है, अगर उसको भी आप वुलन कैप के बाजू में लेकर आओगे तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शायद आपने ये एक्सपीरियंस किया हो, टेक ए प्लास्टिक स्केल, रब विथ योर हेयर, ओके, थोड़ा सा ऑयली हेयर होना चाहिए, रब विथ योर हेयर एंड टेक अ बिट्स ऑफ पेपर, वो उसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही आपने प्लास्टिक स्केल को बालों के साथ आपके बॉडी के साथ रब किया, तो उसने कोई चार्ज गेन किया तो कोई चार्ज लूज किया, यानी वो प्लास्टिक स्केल पॉजिटिव या तो नेगेटिवली चार्ज बना। बिट्स ऑफ पेपर जनरली न्यूट्रल थे, बट प्लास्टिक स्केल जो है वो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ कि जैसे बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं, तो उसमें से पॉजिटिव या तो नेगेटिव किसी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे ऐसा समझाया जाता है कि वो जो न्यूट्रल स्फीयर थे उसके बाजू में मैं एक ग्लास रॉड लेकर आया विच इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों स्फीयर में नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, इसका पॉजिटिव इससे रिपेल होगा, ताकि वो न्यूट्रल है, यानी सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव है। पर जब भी हम कोई एक्सटर्नल ये ग्लास रॉड लेकर आए, तो क्या होगा, तो कि इस न्यूट्रल में से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव रिपेल होगा। अब जैसे ही क्या हुआ, तो क्या आपने इसके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाया, फिर भी ये नेगेटिव इससे अट्रैक्टेड है और इस पॉजिटिव इससे रिपेल्ड है, थोड़ा सा गैप बढ़ाया है। अब क्या होगा, ऑब्जर्व करिएगा सी से डी फिगर में, जैसे ही मैंने प्लास्टिक रॉड हटाया, इफ यू ऑब्जर्व इट, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, ताकि वो दोनों मिलकर फिर से पूरे बॉडी को न्यूट्रल करना चाहते थे, पर अब वो न्यूट्रल नहीं कर सकते, ताकि उसके बीच में गैप है। जब दोनों कांटेक्ट में थे तो चार्ज के कांटेक्ट में इट इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल बॉडी, और अभी उसके बीच में गैप है, सो नाउ इट इज नॉट द सिंगल बॉडी। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव इस साइड अट्रैक्ट हुआ और पॉजिटिव एक्सट्रीम साइड रिपेल हुआ।
जब रॉड को भी हटा दिया तो इसके बीच में आपको एक गैप देखने को मिला, थोड़ा और गैप बढ़ा दिया तो दिस स्फीयर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस स्फीयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये पूरी फिनोमेना जो आपने समझी, उसी फिनोमेना को यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो पढ़ते जाओ तो पता चलता जाएगा। फिनोमेना को समझो तो उसके हिसाब से उसके वर्ड्स पता चलते जाएंगे। समटाइम्स इट हैपेंड, नहीं, soon as an equilibrium is established under the action of force of attraction of the rod, it's okay, it's okay if you don't understand this specific line. ओके यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 छठा पॉइंट सून एन इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होता है, तो आपका भी 6th पॉइंट सून एन इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो, ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ना है। ओके, फिजिक्स लॉजिक का सब्जेक्ट है, लॉजिक से पढ़ो। इस क्वेश्चन के अंदर फिगर आता है तो क्या, हाँ, तो याद रखो, जिस क्वेश्चन के अंदर फिगर आता है फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट विथ एज शोन इन फिगर। फिगर देखते जाओ, लिखते जाओ, फिगर देखते जाओ, लिखते जाओ, आपका काम आसान होता जाएगा। ओके, और किस तरह से वो दो स्फीयर जो न्यूट्रल थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बन गया। तो फिगर समझा तो बाकी का कुछ समझने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पता चल जाता है। और उसके लिए आपको इन सभी चीजों को एटलीस्ट 1 से 2 बार लिखना चाहिए। लिखोगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। चलो, अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, मतलब ऊपर वाला ही क्वेश्चन, पर अब यहाँ पे एक स्फीयर है, थोड़ा सिचुएशन सेमली रिपीट करेंगे, पर वहां पे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लिया था, यहाँ प्लास्टिक रॉड लेकर ट्राई किया, पर देखो प्लास्टिक रॉड लिया है तो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज बना, मतलब ये नेगेटिव लिया था तो ये पॉजिटिव बन गया। अगर मैं इसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे ग्लास रॉड लूं तो ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज बनेगा, फिनोमिना एक जैसी ही बनेगी। तो इसको कहते हैं समझना और याद रखना। ओके, तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग फिजिक्स। So how can you charge a metal sphere positively without touching it? तो basically it's a induction. कैसे, क्या करेंगे? तो कि सेम टू सेम फंडा, मैंने एक न्यूट्रल स्फीयर ले लिया, बाजू में एक प्लास्टिक रॉड लेकर आ गया, जैसे प्लास्टिक रॉड लेकर आ गया, ये पॉजिटिव खुश हुए और इससे अट्रैक्ट हुए, नेगेटिव थोड़े दुखी हुए और वो उससे रिपेल हुए। अब जैसे ही इस स्फीयर को मैंने ग्राउंड कर दिया, अब इसका मतलब पता होना चाहिए, ग्राउंड करना या तो अर्थिंग करना या तो उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना, ऐसे कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अर्थ के साथ अर्थिंग कर दिया ऐसा कह सकते हैं। और उसका मतलब क्या, तो कि अर्थ के अंदर होता है कॉमन चार्ज। कॉमन चार्ज यानी क्या, तो कि लैंड, जो अर्थ है, जो भी एक्सेसिव चार्ज है वो अर्थ के अंदर स्टोर होता रहता है या तो अर्थ के अंदर रहता है। ओके, दैट इज कंसिडर्ड टोटल चार्ज। फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक अबाउट द अर्थ, तो वो भी पार्टिकल से बना हुआ है, वहां पे भी चार्ज है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई बिल्डिंग, कहीं से भी हम नया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ट्राई करता है और उसमें कोई एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेसिव चार्जेस होते हैं, वो सीधा अर्थ के अंदर चला जाता है और उस अर्थ चार्ज को वो अपने अंदर रख लेता है। तो सीधा सीधा सिंपल सा फंडा ये बनता है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अर्थिंग की वजह से ग्राउंड के अंदर चला गया, यानी यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल गए। अब अर्थिंग भी हटा दिया, फिर भी ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इस नेगेटिव रॉड की वजह से अट्रैक्टेड है, साइड में है। पर अब जैसे आप इस रॉड को भी हटा दो तो दिस स्फीयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। खत्म हो गया किस्सा। तो जो किस्सा समझाया, जो फिनोमेना बताई, उसी फिनोमेना को थोड़ा सा रिवाइज करो। फिनोमेना जैसे ही दिमाग में रिवाइज करेगा वैसे वैसे आपका काम होता जाएगा। और उसी के बाद आपको यहाँ पे उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती जाएगी। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी कहता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव यानी आप चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हो, मतलब कोई मटेरियल के ऊपर कुछ चार्ज है तो आप उसके ऊपर एडिशनल चार्ज रख सकते हो तो उसका टोटल चार्ज बढ़ जाएगा।
या कि आप सिंपल तरीके से चार्ज को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो। सो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सो यहाँ पे बताया कि मान लो जैसे कोई भी बॉडी है उसका मास है, जस्ट एज द मास ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, समथिंग लाइक दैट। कि आप कोई विंग मशीन है उसके ऊपर अलग 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 ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो धीरे 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 उसका मास बढ़ता जाएगा। तो उसी तरह से कोई भी बॉडी के ऊपर आप चार्ज डिपॉजिट करते जाओ तो उसका टोटल चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा। सो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप चार्ज को इजीली ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेट्स इट्स ए टू काइंड ऑफ चार्जेस, दैट्स एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और अभी जो मैं बता रहा था अर्थिंग के केस में, उसका एक पॉइंट है जिसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन अपने आप में एक नया वर्ड है, थोड़ा ये वर्ड फिजिसिस्ट के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है उसको समझना। कैसे? क्योंकि ये वर्ड ऐसा कहता है दैट टोटल चार्ज फाउंड इन नेचर इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ध्यान से सुनिए इस बात को। जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि अर्थ के ऊपर कोई भी इंसान अगर है तो जिंदा ही है, उसी को हम काउंट करते हैं। पर ये स्टेटमेंट बोलते वक्त भी काफी सारे लोगों की डेथ हो गई ऑन द अर्थ, और इसी मोमेंट पे काफी सारे नए लोग का बर्थ भी हुआ। ओके यस, तो जिसका जन्म हुआ जिसका बर्थ हुआ उस अर्थ के ऊपर एड ऑन हुए, ऑफ कोर्स। जिसका डेथ हो गया वो इस अर्थ से सब्ट्रैक्ट हो गए, ऑफ कोर्स। बट क्या आप ऐसा कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल में आप जाओ और इफ यू वांट टू कैलकुलेट काउंट कि भाई कितने पेशेंट कितने जिंदा लोग हैं, ओके, पर अगर कोई कहेंगे कि हाँ भाई इस हॉस्पिटल के अंदर 300 लोग हैं स्टाफ मिलाकर सब मिलाकर, पर एक बंदा जो है वो काउंट करे कि ना करे, क्यों? क्योंकि अभी वो कॉमा में है। तो कॉमा में है पर अभी तो उसी को जिंदा की कैटेगरी में रखेंगे ना। हाँ, क्यों? क्योंकि वी कंसिडर हिम एज अलाइव, अभी वो जिंदा है। तो जिस तरह से वो नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, आधा अधूरा नहीं हो सकता, इसी तरह से चार्ज भी कभी आधा अधूरा नहीं हो सकता। चार्ज होगा तो फ्रैक्शन में ही होगा। अगर आज मैं बात करूं आपके पॉकेट में, आपका पॉकेट मनी, या तो आपके घर में, या तो आपके कोई एक स्पेसिफिक जगह पे जो भी पैसा है उसको काउंट करो, तो दैट समथिंग 0.50 नॉट पॉसिबल, समथिंग 0.25 नॉट पॉसिबल। क्यों? तो कि अभी 25 पैसा और 50 पैसा का एग्जिस्टेंस नहीं है। मान लो आपके दादाजी ने या तो पापा ने कहीं पे कुछ ऐसे बचा के रखा था जहाँ पे वो अठन्नी चवन्नी है आपके पास, और वो मार्केट में लेकर जाओ, फॉर एग्जाम्पल 2 अठन्नी लेकर गए एंड यू से दैट इट्स 1 रुपी। चलो 20 अठन्नी लेकर गए तो हुए 10 रुपए। जाओ मार्केट में वो 20 अठन्नियां लेकर, मिलेगा क्या उसका कुछ? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हेलो, नहीं नो मिलता। यस सर। मिलेगा क्या? मिलेगा 20 अठन्नी हो अगर आप किसी को कुछ दो तो नहीं सर, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। कुछ नहीं मिलेगा। एंड इफ यू आस्क, इफ यू आर्ग्यू, अरे 20 अठन्नियां है भाई, तू काउंट कर ले, 2 अठन्नी यानी 100 पैसा होता है, 100 पैसा 1 रुपया होता है, ये 20 अठन्नी है 10 रुपए हो गए। तो कहेगा सॉरी बात आपकी सही है, ये 10 रुपए है, आई एम एग्री विद दैट, पर मैं आपको मेरी शॉप से 10 रुपए की कोई भी चीज आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अब ये जो इंडिविजुअल 50 पैसा है दैट नॉट वैलिड। ओके, 50 पैसा है वो बात सही है, बट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, ताकि वो अब वैलिड नहीं। उसी तरह से जो भी चार्ज होता है, चार्ज किसी के साथ इंटरेक्शन करता है, तो चार्ज ऑलवेज एज ए होल फॉर्म में रहेगा, एज ए होल नंबर ही रहेगा।
तो वो कभी आधा अधूरा चार्ज नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो पॉइंट है, द टोटल चार्ज फाउंड इन नेचर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्लियर आइडिया आया? यस सर। ओके, एंड लास्ट पॉइंट आज के लिए ऐसा यहाँ पे कहा गया है, वैसे ही आप पढ़ चुके हैं। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस, एनीवन टेल मी व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? The mass can neither be created or destroyed. मैंने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछा। The sum total of all the energies remains conserved. ओके, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, या तो नहीं कैसे? सर, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, और उसको आप कैसे समझाएंगे? Sir, waterfall. वाटरफॉल, ओके, कैसे? सर पोटेंशियल एनर्जी है ना, जब पानी नीचे आता जाएगा ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों का सम कांस्टेंट आएगा। परफेक्ट है। तो जब भी हम ऐसा कहते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट इनटू द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, उसी तरह से चार्ज में भी ऐसा होता है कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, पर उसको यहाँ पे एक और तरीके से, अलग तरीके से समझाया जाता है कि अगर एक आपने इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी ले लिया, तो उसके अंदर अगर आपने कुछ भी रखा हुआ है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, मतलब आप कह लो एक वुडन बॉक्स, तो एक वुडन बॉक्स है, उसके अंदर आपको मैंने रख दिया और बाहर से मैं हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दूं, उसको करंट दूं, तो उस वुडन बॉक्स को या तो आपको कोई इफेक्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वुडन बॉक्स है, उस चार्ज को अलाउ ही नहीं करता है अंदर आने का। तो अगर आप उस वुडन बॉक्स के अंदर आप हो, तो आप तक तो वो चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचने वाला नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई भी चार्ज आप आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रखोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। So charge can neither be created nor destroyed. They can only be transferred from one body to the another body. एनर्जी में कहते थे वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ताकि एनर्जी के अलग 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 फॉर्म हो सकते हैं, पर चार्ज के ऐसे अलग अलग फॉर्म तो नहीं है। ओके, चार्ज तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, वो एक बॉडी से दूसरे में सिर्फ ट्रांसफर होता रहता है। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर एवरीवन? हेलो? यस सर। यस सर। अभी जो पढ़ा वो सही तरीके से आपके दिमाग में आपने सेट किया हो, वैसे ये 7th क्वेश्चन है, उसके साथ का ये 8th क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ओके, उसका स्टेटमेंट भी हो चुका है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट साइज चार्जेस, तो दिस इज द कंडीशन कि दो ही चार्ज होने चाहिए, फिर से दो पार्टिकल तो गलत, दो बॉडी तो गलत। दिस इज ओनली एप्लीकेबल बिटवीन टू पॉइंट साइज चार्जेस। ये इतना क्लियर कट बोलने के बावजूद भी जब भी मैं पूछता हूँ ना कूलम्स लॉ, जिन लोगों ने 12th खत्म किया है या तो 12th की फाइनल एग्जाम्स में या तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं, टू बॉडी टू पार्टिकल्स। अरे बॉडी नहीं, पार्टिकल नहीं, चार्जेस के बीच में लगता है भाई। अच्छा, क्यों पार्टिकल एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि पार्टिकल बोलेंगे तो उसके अंदर तो मास भी है और चार्ज भी है। बॉडी बोला तो कितने सारे पार्टिकल से बना हुआ है। और ये बेसिक सा डिफरेंस स्टूडेंट शांति से सुनते नहीं है, इसलिए वो शांति से उसको एडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। दे कंसिडर हाँ ये बुद्धि एक क्या है, वो सब कुछ एक नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे कभी आप घर पे ऐसा होता है ना कि मम्मी पूछते बेटा क्या खाएंगे, मतलब एक दो लोगों को फास्टिंग हो या तो आपको और आपकी मम्मी कोई खाना हो, तो ऐसा पूछते हैं मम्मी, पूछते हैं बेटा क्या खाएगा, एंड इफ यू से दैट कि मम्मी कुछ भी चलेगा। अब कुछ भी चलेगा का मतलब क्या ऐसा है कि आप सच में कुछ भी खा लोगे?
एक न्यूज़पेपर की कटिंग रख दी आपके सामने, क्या वो भी खा लोगे? नहीं, मतलब खाने की कोई भी चीज चलेगी ऐसा कह रहा है। आपने क्या कहा? मम्मी कुछ भी चलेगा। अब कुछ भी में तो पीसीस भी आ सकते हैं ना कागज के, तो कि नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, कुछ भी चलेगा तो चलो घर पे खाखरा था या बिस्किट्स था, चलेगा लंच में डिनर में? अरे नहीं, वो तो नाश्ता है, स्नैक्स है। तो क्यों कहा कुछ भी चलेगा? तो आपका कहने का मतलब ऐसा था, कुछ भी मतलब मम्मी आप कुछ भी आप बेसिक सा बना लोगे तो दैट इज ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि यही खाना है। तो हाँ, ऐसा क्लियर बोलो ना कि मम्मी आप कुछ भी बनाओगी, खाना खाने वाला मैं कुछ भी खा लूंगा। ओके, तो वही डिफरेंस होता है यहाँ। ओके, कि कोई भी दो पार्टिकल नहीं, कोई भी दो बॉडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस, और वो भी पॉइंट साइज। उसी के बीच में ये फोर्स लगता है उस चार्ज के मल्टीप्लाई जितना और डिस्टेंस के स्क्वायर जितना। ऑफ कोर्स उसका इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जा सकता है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑल्सो कॉल्ड एज ए कूलम्स लॉ। उस के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, उसको 1/4πε0 या तो परमिटिविटी भी कहते हैं। तो यहाँ से मैंने एडिशनली आपको बताया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसका यूनिट क्या क्या होता है, अलग अलग भी बताए, तो सभी के सभी हमें पता होने चाहिए। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक ये जो 8 क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन को आप एक बार आपकी होमवर्क बुक में लिखेंगे, एक बार पहले पढ़ेंगे और उसके बाद एक बार लिखेंगे, तो ये परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ओके, there are so many things which is considered as a just important information, तो just accept it कि अच्छा ये information देता है। Understand my point?